जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। एससीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन पर आधारित प्रश्नों की जो लेक्चर श्रृंखला हम लोगों ने शुरू की है, उस लेक्चर श्रृंखला का आज का ये छठा लेक्चर है और इसमें हम अगले नए 25 क्वेश्चंस पे चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश का कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है। ऑप्शन है आपके खंडवा में, खरगोन में, जबलपुर में या इंदौर में। सही उत्तर होगा खरगोन में। याद रखिएगा कि खरगोन में ही मध्य प्रदेश का कपास अनुसंधान केंद्र है और ये जो पूरा इलाका है दोस्तों, ये मालवा के पठार का इलाका है। मालवा का पठार अगर हम देखें दोस्तों, तो ये पूरा के पूरा काली मिट्टी का क्षेत्र है और कपास उत्पादन के लिए काली मिट्टी बहुत अच्छी होती है, इसलिए काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। मालवा के पठार पर ही मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा कपास उत्पादन होता है। यहां पर अगर हम देख लें तो खरगोन जो है, इसके अलावा हम बड़वानी की बात कर लें, बुरहानपुर की बात कर लें, तो ये इंपॉर्टेंट जिले हैं जहां पर कपास बहुत ज्यादा होता है। अगर हम भारत में कपास उत्पादन की बात करें तो गुजरात जो है वो कपास उत्पादन की दृष्टि से भारत में एक अग्रणी राज्य है। इसके अलावा हम देखें तो राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में देखें या पंजाब में जाएं तो यहाँ पर भी आपको कपास उत्पादन देखने को मिलता है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वो भी लीडिंग स्टेट के तौर पर देखने को मिलता है कपास उत्पादन के लिए। अगर वैश्विक स्तर पर कपास उत्पादन की बात करें तो नंबर 1 पे भारत ही आता है दोस्तों। भारत में लगभग 6,18,800 टन के आसपास कपास का उत्पादन हुआ है और इसके साथ भारत विश्व का सबसे ज्यादा कपास उत्पादन करने वाला देश भी है। इसके बाद चाइना का स्थान आता है, जहां लगभग 6,78,000 टन के आसपास कपास का उत्पादन हुआ। अब बात करें कपास के आविष्कार की या इसकी सबसे पहली बार कृषि की, तो कपास की सबसे पहली बार कृषि करने का जो श्रेय जाता है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही इस दुनिया में सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था और हमें मोहनजोदाड़ो से सूती कपड़े के टुकड़े जो है वो इसके सबूत के तौर पर मिलते हैं। तो ये कपास की बात हुई दोस्तों। जब आप कपास की खेती करते हैं तो इसके लिए एक अलग प्रकार के एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। विशेष तौर पर 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान चाहिए, वर्षा अच्छी चाहिए, सिंचाई अच्छी होनी चाहिए और लगभग मान के चलें चमचमाती धूप, साफ आसमान की कंडीशन में अच्छा बेहतर कपास होता है। और इस प्रकार से अगर देखें तो नील नदी घाटी क्षेत्र में मिस्र का जो इलाका है, यहां पर दुनिया का सबसे बेहतर कपास होता है। लंबे रेशे का सफेद मुलायम कपास जो है वो यहां मिलता है। तो अगर ये पूछ ले कि सबसे बेहतर किस्म का कपास कहां होता है तो वो मिस्र में होता है। भारत में कपास सबसे ज्यादा कहां होता है तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की जो मालवा का पठार क्षेत्र यहां पर होता है और सबसे पहले सिंधु घाटी क्षेत्र में हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये कपास की बात हुई दोस्तों। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ठीक, अगला प्रश्न है आपका दोस्तों कि मध्य प्रदेश में हीरे की खोज हेतु अधिकृत कंपनी कौन सी नहीं है। यहां पर आपको 4 कंपनियों के नाम दिए हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, रियो टिंटो, डी बीयर्स कंपनी और एनएमडीसी। ये 4 कंपनियों में से बताना है कि कौन सी कंपनी हीरे की खोज हेतु अधिकृत कंपनी नहीं है। तो आपका उत्तर है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस जो है वो पेट्रोल उत्पादन के लिए जाने जाती है और बॉम्बे हाई में, अरब सागर में ये पेट्रोल के खनन का काम भी करती है। लेकिन बाकी 3 कंपनी जो है वो हीरे की खोज से संबंधित है। यहां पर एक और चीज याद रखिएगा कि रियो टिंटो जो कंपनी है दोस्तों, ये अफ्रीका की कंपनी है, दक्षिण अफ्रीका की, और इसका मुख्यालय है दोस्तों लंदन में। अगर हम बात कर लें भारत में नवीनतम खोजे गए हीरे क्षेत्र की, तो ये है दोस्तों बक्सवाहा का क्षेत्र। जो बक्सवाहा का क्षेत्र है दोस्तों, ये छतरपुर जिले के आसपास का क्षेत्र है, जहां पर बंदर पूंछ हीरे की खदान पता चली है, जहां लगभग 3.5 करोड़ कैरेट, याद रखिएगा 3.5 करोड़ कैरेट हीरा होने के यहां पर भंडार मिले हैं। और यहां पर जब रियो टिंटो कंपनी की बात करें तो उसे ही यहां पहले हीरा निकालने, खनन करने के लिए टेंडर दिया गया था। यह बात 2017 के आसपास की है। लेकिन यहां पर मध्य प्रदेश की सरकार ने इस कंपनी के साथ कुछ शर्तें लगाई थी और शर्तें कुछ इस प्रकार की थी कि जो भी उत्पादन होगा उसके बाद उसका रिफाइनिंग के जो काम किया जाएगा, परिष्करण का जो काम किया जाएगा, वो हमारे प्रदेश में ही किया जाएगा। और दूसरी बात होगी कि आप इसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे बाहर। तो ये शर्तें जो है रियो टिंटो कंपनी ने मानी नहीं थी, जिसके बाद उसको ये टेंडर नहीं मिला। उसके बाद हम देखें तो बिरला समूह जो है उसके पास ये टेंडर पहुंच चुका है, जिसने लगभग 56,000 करोड़ में अगले 50 साल के लिए यहाँ के माइनिंग राइट जो है वो लिए हैं।
तो यहाँ पर बिरला समूह की जो कंपनी है वो माइनिंग करने का काम करेगी। और याद रखना है कि हीरा जो है वो एकमात्र मध्य प्रदेश में ही होता है। मध्य प्रदेश में मंझगंवा और हिनोता की खदानें हैं। खदानों का नाम याद रखेंगे, मंझगंवा की खदानें और हिनोता की खदानें हैं, जहां से मध्य प्रदेश के पन्ना में हीरा निकाला जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंधु गंगा के मैदानों में आता है? तो दोस्तों गंगा का जो मैदान है भारत में वो मध्यवर्ती मैदान जाना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश के ऊपर उत्तर प्रदेश में, कुछ बिहार में, कुछ बंगाल में, हरियाणा पंजाब के कुछ क्षेत्रों में फैला है। तो ये मध्यवर्ती मैदान जो है उसका जो नदी तंत्र है उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश का कौन सा जिला आता है ये बताया जा रहा है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन है ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर। आपका सही उत्तर है दोस्तों ग्वालियर। ग्वालियर जो है वो मध्य भारत के पठार का हिस्सा है और ये मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित पठार है, जो कि इस क्षेत्र का मध्य गंगा के मैदान के हिस्से के तौर पर जाना जाता है। अगर हम मध्य भारत के पठार की बात करें दोस्तों तो याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.64% के आसपास क्षेत्रफल मध्य भारत के पठार का है। ध्यान रखिए, और ये विशेष तौर पर चंबल नदी घाटी के क्षेत्र के लिए जाना जाता है। चंबल नदी के द्वारा अपवाहित होता है विशेष तौर पर, और चंबल नदी इस क्षेत्र में बीहड़ निर्माण करती है, बहुत बड़ी मात्रा में मृदा का अपरदन करती है, ये ध्यान रखेंगे। तो चंबल नदी के मृदा अपरदन के कहीं ना कहीं स्थिति से ये पूरा के पूरा क्षेत्र जो है वो याद रखेंगे पीड़ित है, और मध्य गंगा क्षेत्र में शामिल है ग्वालियर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शहडोल जिला किस पठार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है आपके मालवा पठार, बघेलखंड पठार, बुंदेलखंड पठार और रीवा पन्ना का पठार। तो यहाँ याद रखिएगा जो शहडोल जिला है वो बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। बघेलखंड का जो पठार है वो मध्य प्रदेश का पूर्वी पठार है, याद रखिएगा। और इस पठार पर आपको लाल मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। चूंकि लाल मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है और इस क्षेत्र में वर्षा भी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये क्षेत्र जो होता है वो चावल की खेती के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहाँ का जो जमीन है बघेलखंड के पठार का वो बहुत ही उबड़ खाबड़ है, रफ बोल सकते हैं कि यहाँ की सरफेस है। इस वजह से यहाँ पर कृषि का ज्यादा विकास नहीं हुआ है। विशेष तौर पर यहाँ पर माइनिंग्स, खदान और आदि चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ देखिए बघेलखंड में चावल की खेती फिर भी ज्यादा होती है, और चूंकि उबड़ खाबड़ जगह है तो इस पूरे क्षेत्र में चारागाह विकसित हुए हैं। इसलिए सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में चौपाए, 4 पैरों वाले जानवर जो है वो आपको कहां देखने को मिलते हैं? बघेलखंड के पठार पर देखने को मिलते हैं। बघेलखंड का पठार जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा भौगोलिक प्रदेश भी है। लगभग 7% पर क्षेत्रफल पर ही फैला हुआ है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर शहडोल जिला किस पठार के अंतर्गत आता है? बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है, और बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी पठार है, सबसे छोटा हिस्सा है भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है आपका, खपड़ी पानी पहाड़ किस अयस्क के खनन के लिए जाना जाता है? दोस्तों आपके ऑप्शन है मैग्नीज, डोलोमाइट, सोना और बॉक्साइट। तो यहाँ याद रखिएगा खपड़ी पानी पहाड़ क्षेत्र जो है वो बॉक्साइट के खनन के लिए जाना जाता है। किसके लिए? बॉक्साइट के लिए। अब हम यहाँ बॉक्साइट की बात करें तो याद रखिएगा ये एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। क्लियर, और एल्यूमिनियम का अयस्क तो है ही, ये सबसे ज्यादा जो है वो ऑस्ट्रेलिया में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा कहां होता है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में होता है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट के लिए मध्य प्रदेश का खपड़ी पानी जो इलाका है ये जाना जाता है। और अगर हम भारत की बात करें दोस्तों तो भारत में जो बॉक्साइट है उसका सबसे ज्यादा उत्पादन 50% से भी ज्यादा बॉक्साइट का जो उत्पादन है वो भारत का उड़ीसा राज्य करता है। उड़ीसा का जो कालाहांडी क्षेत्र है, नाम लिख लीजिएगा, उड़ीसा का कालाहांडी क्षेत्र बॉक्साइट के लिए फेमस क्षेत्र है। कई बार एग्जाम में होता है कि खनन क्षेत्र, खदानों के नाम भी पूछ लेता है, तो इसलिए तो याद रखेंगे कि कालाहांडी क्षेत्र जो है वो किसके लिए जाना जाता है? बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। और खपड़ी पानी पहाड़ जो है वो मध्य प्रदेश में बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध जगह है मध्य प्रदेश की। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 6 कहता है कि देश में मध्य प्रदेश निम्न खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन है आपके कोयला एवं हीरा, तांबा एवं लोहा, कोयला एवं तांबा, तांबा एवं हीरा। अब चारों में से बताना है कि मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा इन दोनों खनिजों को उत्पादित करता है। तो यहाँ देखिए तांबा एवं हीरा, मध्य प्रदेश हीरे उत्पादन करने वाला देश का एकमात्र राज्य है। तो यहाँ पर तो आप लोग आसानी से उत्तर निकाल सकते हैं। तांबा और हीरा की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में अग्रणी है।
हीरे के बारे अभी मैंने बात करी कि पन्ना में मझगवा की खदान, हिनौता की खदान में हीरा उत्पादन होता है। अब यहाँ देखें तांबा, तो मध्य प्रदेश में तांबा की दोस्तों बात करें तो मलाजखंड मध्य प्रदेश में तांबे के उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी क्षेत्र होता है। मध्य प्रदेश लगभग 22% के आसपास देश का तांबा उत्पादन करता है, और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान का और फिर झारखंड का नाम आता है। और मलाजखंड का जो क्षेत्र है दोस्तों, इसको तांबा नगरी भी आप कहते हैं। अगर हम तांबे की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा तांबा ऊष्मा का सबसे अच्छा संवाहक होता है, और अगर विद्युत की बात करें तो विद्युत में चांदी के बाद दूसरा सबसे अच्छा संवाहक होता है तांबा विद्युत का। और तांबा एक मुलायम धातु होती है जो विशेष तौर पर जो इलेक्ट्रिसिटी के तार और आदि चीजों का निर्माण होता है उसमें प्रयोग की जाती है। ठीक है, तांबा जो है दोस्तों वो मेडिकल की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। आयुर्वेद के हिसाब से अगर आप तांबे की बात करें तो याद रखिएगा कि आयुर्वेद में स्पष्ट है कि तांबे के बर्तन में अगर आप पानी पीते हैं तो उसका आपके स्वास्थ्य को लाभ मिलता है। याद रखिए, आपके जो शरीर में कोशिकाओं का निर्माण की बात कर लें या फिर जीवाणु विषाणु के अंत की बात कर लें तो वो किससे होता है, तांबे से होता है। इसलिए अधिकतर तांबे के बर्तन में रखा पानी पीने की बात शास्त्रों में कही गई है। अब अगर हम यहाँ पर तांबे की और बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा कि विश्व में मानव के द्वारा सबसे पहली धातु का प्रयोग, सबसे प्रथम धातु का जो प्रयोग किया गया था वो तांबा ही थी। और इस तांबा नामक धातु से मनुष्य ने सबसे पहले कुल्हाड़ी, हैंडेक्स जो है उसका निर्माण किया था। तो तांबा मनुष्य के द्वारा सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली धातु भी है दोस्तों, ये याद रखिएगा। क्लियर। और सबसे ज्यादा कहां होता है तांबा, तो मध्य प्रदेश में होता है। मलाजखंड को तांबे की नगरी के तौर पर आप जानते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है मध्य प्रदेश में ग्रेफाइट के भंडार वाला जिला नहीं है। 4 जिलों के नाम दिए हैं, इनमें से पता करना कि कौन से जिले में ग्रेफाइट नहीं होता है, सॉरी ग्रेनाइट के भंडार नहीं है। तो यहां 4 जिले देखिए, ऑप्शन है पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, शहडोल। इन चारों जिलों को देखना है कि किसमें ग्रेनाइट के भंडार नहीं है। तो ग्रेनाइट की जब बात करेंगे दोस्तों तो शहडोल में ग्रेनाइट के भंडार नहीं है। पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ में ग्रेनाइट मिलता है। कहां नहीं मिलता, शहडोल में नहीं मिलता। शहडोल में जीवाश्म वाले कहीं ना कहीं भंडार मिलते हैं। कोयले की दृष्टि से शहडोल एक अग्रणी है, जहां पर आपको सुहागपुर की खदानें देखने को मिलेंगी। तो शहडोल जो है वो ग्रेनाइट का भंडार वाला जिला नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में यूरेनियम के साक्ष्य कहां मिले हैं। 4 जिले हैं, शहडोल, ग्वालियर, बालाघाट, रीवा। चारों में बताना है कि यूरेनियम के साक्ष्य कहां मिले हैं। तो याद रखिएगा शहडोल में यूरेनियम के साक्ष्य मिले हैं। यूरेनियम क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि एक परमाणविक खनिज है यूरेनियम। और यूरेनियम जो है वो सबसे ज्यादा आपको कजाकिस्तान का जो इलाका है यहां आपको देखने को मिलता है। यूरेनियम जो होता है वो सबसे सक्रिय खनिज है दोस्तों। जब ये इसकी पूर्ण अवस्था में पहुंच जाता है तो हवा के संपर्क में आने से इसमें आग लग जाती है। तो यूरेनियम जो है वो कजाकिस्तान में सबसे ज्यादा, और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो शहडोल में होता है, एक परमाणविक खनिज के तौर पर इसको आप देखते हैं। ठीक है, यूरेनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शहडोल में इसके साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, कहता है कि ग्रेफाइट का उत्पादन निम्न में से कहां किया जाता है। आपके ऑप्शन है रीवा, सतना, बैतूल, खंडवा। दोस्तों ग्रेफाइट की दृष्टि से बैतूल आगे है। अगर हम ग्रेफाइट की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा ग्रेफाइट जो है वो ग्रेफा शब्द से निकला है, और ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रेफाइट जो है दोस्तों उसका जो ग्रेफा उसका मतलब होता है मैं लिखता हूं। पहले क्या होता था कि जो ग्रेफाइट होता था उससे निशान लगाने का काम किया जाता था, और बाद में इसी को देखते हुए उससे पेंसिल का निर्माण भी किया गया। तो ग्रेफाइट से पेंसिल बनती है और ये कार्बन का शुद्धतम रूप होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो ग्रेफाइट मध्य प्रदेश में कहां मिलता है, ग्रेफाइट मध्य प्रदेश में मिलता है बैतूल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, कहता है कौन सा खनिज वुल्फ्राम के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है आपके डोलोमाइट, बॉक्साइट, पाइराइट या टंगस्टन। याद रखिएगा वुल्फ्राम के तौर पर टंगस्टन जाना जाता है। टंगस्टन जो है दोस्तों वो भूरे रंग का होता है, मिट्टी के जैसा भूरा कलर होता है किसका, टंगस्टन का। और टंगस्टन जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट धातु होता है, दूसरे धातुओं में मिलाकर कठोरता में वृद्धि की जाती है टंगस्टन से। और टंगस्टन जो होता है वो बल्ब के जो तंतु होते हैं, जो बल्ब लगाते हैं आप, बल्ब के तंतु या फिलामेंट्स जो होते हैं बीच में, उसका निर्माण भी किससे होता है,
टंगस्टन से होता है और टंगस्टन मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में बहुत ज्यादा मिलता है। शल्य चिकित्सा ऑपरेशन वाली व्यवस्था में जब आप जाते हैं तो उसमें जो हथियार का यूज करते हैं ना, टूल्स का, वो भी टंगस्टन के बने होते हैं। और जो आप कटर मशीन देखते हैं तो दूसरी धातु को या चीजों को काटने वाले जो भी कटर और आदि चीजें होती है उसकी जो पत्तियां होती है वो भी टंगस्टन की बनी होती है। याद रखिएगा, क्योंकि इसकी कठोरता ज्यादा प्रदान करता है दूसरे धातुओं के साथ मिलाकर। ठीक है, तो टंगस्टन जो है वो वुल्फ्राम के रूप में पाया जाता है। और याद रखिएगा कि टंगस्टन जो है वो होशंगाबाद में बहुत ज्यादा होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कि मध्य प्रदेश में गेरू की प्राप्ति कहां से होती है। ऑप्शन है आपके कपोल, सतना, मुरैना, सागर। सही उत्तर है आपका सतना। मध्य प्रदेश में गेरू की सबसे ज्यादा प्राप्ति जो होती है दोस्तों सतना से होती है। गेरू या तो लोहे को चमकाने सोने को चमकाने के लिए, जो सोने की चमक होती है वो लाने के लिए, और दूसरी बात होता है कपड़ा रंगने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें लोह ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए इसका रंग लाल सा आपको दिखाई पड़ता है। तो गेरू जो होता है वो सतना में बहुत ज्यादा मिलता है, ये याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको खनिजों की दो सूची दी गई है। एक तरफ दिया गया खनिज, दूसरी तरफ दिया गया उसके उत्पादक जिले, इनको मिलाना है। ठीक है, तो पहला है आपका अभ्रक, दूसरा है आपका कोरंडम, तीसरा है एंडेलुसाइड, चौथा है टिन। तो अभ्रक कहाँ होता है दोस्तों, बालाघाट में होता है। कोरंडम कहाँ होता है तो सीधी में होता है। एंडेलुसाइड कहाँ होता है तो चांदनगर में होता है। और टिन कहाँ होता है तो बैतूल में होता है। तो 1 2 3 4 ABCD, तो 1 2 3 4 ABCD, तो उत्तर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, अब यहाँ याद रखिएगा कि अभ्रक जो है वो मध्य प्रदेश के बालाघाट में मिलता है और भारत में सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में मिलता है। क्लियर, तो ये आपका जोड़ी मिलाप का प्रश्न था। इस प्रकार से आप ये याद कर लीजिएगा कि कौन सा खनिज मध्य प्रदेश में किस जिले में मिलता है या किस क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, ये चारों को लिख लीजिएगा। क्लियर, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका मध्य प्रदेश के किस जिले में सीसे के भंडार मिले हैं दोस्तों। ऑप्शन है आपके दतिया, सीधी, पन्ना, इंदौर। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से आपका उत्तर है दोस्तों दतिया। दतिया में मध्य प्रदेश में सीसे के भंडार मिले हैं। याद रखिएगा, जहां सीसा होता है वहां चांदी भी मिलता है, बराबर। और सबसे ज्यादा सीसा भारत में कहा मिलता है दोस्तों, राजस्थान में मिलता है। सीसा एक ऐसा खनिज जिसको काटते हैं तो सफेद दिखता है, और जब ये हवा नियोजित हो जाता है तो स्लेटी कलर का इसमें व्यवस्था देखने को मिलती है। और इसको पेट्रोल के साथ, पेट्रोल के शोधन के लिए प्रयोग किया जाता है शीशे को। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों तो 2021 में सीसा रहित पेट्रोल की व्यवस्था की तरफ आया है। मतलब आपको जो भी पेट्रोल मिलेगा वो सीसा रहित होगा। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत की गई व्यवस्था है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कहता है कि मध्य प्रदेश में मैग्नीज निम्न में से किन जिलों में पाया जाता है। ऑप्शन है आपके मुरैना और रीवा, बालाघाट, छिंदवाड़ा, दुर्ग और बस्तर, उज्जैन और शाजापुर। तो इसके हिसाब से आपका जो उत्तर है दोस्तों वो बालाघाट और छिंदवाड़ा है। मध्य प्रदेश के बालाघाट और छिंदवाड़ा प्रमुख मैग्नीज उत्पादक जिले हैं, ये याद रखेंगे। मैग्नीज जो होता है दोस्तों इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और ये आपकी हड्डियों को मजबूत करने का काम भी करता है। मैग्नीज जो होता है इससे मिश्र धातु निर्माण का काम होता है और स्टील निर्माण में भी मैग्नीज का प्रयोग होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और मध्य प्रदेश में मैग्नीज कहाँ मिलता है तो बालाघाट और छिंदवाड़ा में पाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है बिखरे मोती रचना है। ऑप्शन है आपके मुक्तिबोध, अजय, सुभद्रा कुमारी चौहान, दिनकर, सोनवलकर। तो आपका उत्तर है दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, बिखरे मोती किसकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना। याद रखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपना जो प्रथम कहानियों का संग्रह लिखा था दोस्तों वो बिखरे मोती के नाम से लिखा था। अगर बात करें सुभद्रा कुमारी चौहान का तो 1904 में यूपी के प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, यहां इनका जन्म हुआ था। और 1948 में MP के सिवनी में सुभद्रा कुमारी चौहान जी की मृत्यु हुई थी। तो यह याद रखिएगा कि जन्म स्थान प्रयागराज है और मृत्यु का स्थान सिवनी है। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने अपने जीवन काल में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट काम किए और अपने योगदान के चलते कई बार वो जेल भी गई थी। और इन्हें भारत में कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि राष्ट्रवाद की प्रणेता के तौर पर जाना जाता है। इन्होंने भारत में राष्ट्रवादी विचारधारा को बढ़ाने के लिए काव्य की रचना की थी। क्लियर, तो ये कहीं ना कहीं याद रखिए कि राष्ट्रवाद के लिए एक इंपॉर्टेंट कवियत्री के तौर पर आई थी। और कहीं ना कहीं एक बात याद रखिएगा कि झांसी की रानी
झांसी की रानी जो इनकी रचना थी, उनके लिए इनको विशेष प्रसिद्धि मिली थी, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान से रिलेटेड फैक्ट थे। एग्जाम में पूछा जाएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित रही, तो सिवनी, और जन्म कहां हुआ था, तो यूपी के प्रयागराज में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, संत सिंगाजी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में निवास करते थे? तो याद रखिएगा, ऑप्शन है बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा या निमाड़। ऑप्शन है आपका उत्तर सही दोस्तों, निमाड़। निमाड़ की बात करें दोस्तों तो निमाड़ में खंडवा और खरगोन आते हैं। जो खरगोन है इसको पश्चिमी निमाड़ कहा जाता है और खंडवा को पूर्वी निमाड़ कहा जाता है। ठीक है, तो सिंगाजी जो थे उनका जो निवास था दोस्तों वो खंडवा में था। खंडवा में हम बात करें दोस्तों तो जो हरसुद जगह है इसके पास में ही इनका मेला भी लग जाए। तो आपसे पूछा जाएगा कि सिंगाजी का मेला कहाँ लगता है, तो आप लोग बताएंगे सिंगाजी का जो मेला लगता है वो लगता है कहाँ? खंडवा में लगता है हर साल। और सिंगाजी जो थे इनका दोस्तों याद रखिएगा कि बड़वानी में इनका जन्म हुआ था और उन्हें पशुओं के देव के तौर पर पूजा जाता था। 17वीं 18वीं शताब्दी के ये संत रहे हैं। क्लियर? विशेष तौर पर निमाड़ इनके लिए बहुत फेमस जगह रही है। निमाड़ में पूर्वी निमाड़ याद रखेंगे। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रदेश की प्रमुख योजनाओं एवं प्रारंभ के वर्ष में जोड़े असंगत हैं। कौन सी जोड़ी असंगत है वो पता करना है इनमें से। पहली योजना है आपका रुक जाना नहीं योजना, कब आई थी दोस्तों? 2016। दूसरा है तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना का ऑप्शन दिया 2008। तीसरा दिया उषा किरण योजना जिसका ऑप्शन है 2008। चौथी है बलराम ताल योजना 2007। अब इसमें आपको देखना है कि कौन सा असंगत है, मतलब कौन सा गलत है। याद रखिए तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना जो है दोस्तों ये 2007 में आई थी। कब आई थी योजना? 2007 में आई थी। महिला सशक्तिकरण की योजना थी। इसके माध्यम से बोला गया है कि महिलाओं को जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकार मिले उनके प्रति उनकी जागरूकता को बढ़ाया जाए, उनको सशक्त किया जाए। तो तेजस्विनी योजना ग्रामीण महिला सशक्तिकरण के लिए 2007 में आई थी। रुक जाना नहीं योजना दोस्तों 2016 में आई थी। 10वीं और 12वीं के ऐसे बच्चे जो फेल हो जाते हैं उनको पास करवाने के लिए योजना, जिसके तहत बार बार परीक्षा दिलवाई जाती है और उनको अंततः पास करवाया जाता है। वैसे ही उषाकरण योजना 2008 में, बलराम ताल योजना 2007 में आई थी। तो ये योजनाओं को आप याद कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए कि उषाकरण योजना कब शुरू की गई थी, बलराम ताल योजना कब शुरू की गई थी। तो कोई सा भी प्रश्न आ सकता है, तो सबको लिख लीजिए। यहां पर ये जरूर याद रखिएगा तेजस्विनी योजना जो वो 2007 की है। ठीक है, आपका उत्तर क्या है? बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मंगल दिवस योजना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? ऑप्शन है 2007, 8, 2009, 10, 2014, 15, 2006, 7। सही उत्तर है आपका 2007, 8। मंगल दिवस योजना की शुरुआत 2007-8 में हुई थी मध्य प्रदेश में। विशेष तौर पर यह महिलाओं के लिए शुरू की गई योजना थी दोस्तों। मातृत्व मृत्यु दर को कम करने के लिए, माताओं में पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए, आंगनवाड़ी केंद्रों से उनको जोड़ने के लिए योजना शुरू की थी मध्य प्रदेश सरकार ने 2007-8 में। तो मंगल दिवस योजना 2007-8 की है। आगे बढ़ते हैं। राज्य में मुख्यमंत्री आवास योजना कब शुरू की गई थी दोस्तों? ऑप्शन है 2001, 2006, 2007, 2009। सही उत्तर है आपका 2007। राज्य में मुख्यमंत्री आवास योजना 2007 में शुरू की गई थी। लेकिन मुख्यमंत्री आवास योजना के अलावा हम देखें तो देश में अगर सबसे पहले देखा जाए तो सबसे पहले आपको देखने को मिलती है 1985 में एक योजना। ये राजीव गांधी जी के द्वारा शुरू की गई योजना थी। इसे बोला गया था इंदिरा आवास योजना। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि इंदिरा आवास योजना कब शुरू की गई थी तो उत्तर बताएंगे 1985 में। उसके बाद एक और चीज याद रखिएगा कि 25 जून 2015 को इस इंदिरा आवास योजना को रिप्लेस कर दिया गया। किसके माध्यम से? प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से। और प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से इसको हटाया गया। 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना आई जिसके अंतर्गत बेघर परिवारों को घर देने की व्यवस्था की जाती है। तो तीनों चीजें मैंने बता दी। मुख्यमंत्री आवास योजना पूछे तो भी आपको उत्तर पता होना चाहिए, इंदिरा आवास योजना पूछे तो भी उत्तर पता होना चाहिए, और प्रधानमंत्री आवास योजना पूछे तो भी उत्तर पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत शामिल है। अब इनमें से देखना है कि कौन सी व्यवस्था जननी सुरक्षा योजना में शामिल है। पहला ऑप्शन है महिलाओं को संस्थागत प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। दूसरा ऑप्शन है प्रसूता हेतु 5,000 की राशि नगद दी जाती है।
तीसरा ऑप्शन है प्रसूता हेतु 6 माह के लिए अनाज निःशुल्क दिया जाता है। चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन ए आपका सही है। महिलाओं को संस्थागत प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ही 2005 में जननी सुरक्षा योजना शुरू की गई थी। इसमें 5,000 की राशि नहीं दी जाती, इसमें 1,000 रुपए की राशि दी जाती है। क्लियर? तो जननी सुरक्षा योजना 2005 में शुरू की गई योजना थी, जिसमें 1,000 रुपए की राशि दी जाती है और ये 100% केंद्र प्रायोजित योजना थी। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना शुरू की गई थी। दोस्तों, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट योजना रही और ये 2004 में शुरू की गई थी। ये भी याद रखिएगा। दीनदयाल जो उपाध्याय रहे वो भाजपा के पितृ पुरुष माने जाते हैं और इनके नाम पर ही ये योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत 20,000 रुपए तक के उपचार की या जांच की सुविधा फ्री दी गई थी। इसके चलते जो भी परिवार का मुखिया होता था, माता पिता के नाम पर एक स्वास्थ्य कार्ड बना के दिया जाता था और 20,000 तक के उपचार की फ्री सुविधा होती थी। किसके तहत? दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना के तहत दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ किस वर्ष के बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं के लिए है? तो याद रखिएगा, 2006 के बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं को ही लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिलता है। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में महिला या लड़कियों के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए, एक सामाजिक बदलाव लाने के लिए शुरू की गई योजना है। जब इस योजना का पंजीकरण कराते दोस्तों तो 1,43,000 रुपए की राशि के साथ आपको पंजीयन प्रमाण पत्र मिलता है और ये राशि आपको बच्चे के जन्म के बाद से तो उसकी शादी तक 21 वर्ष के होने तक समय समय पर मिलती जाती है। याद रखिएगा। और ये योजना जो है वो 2 मई 2007 से शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। कहीं ना कहीं लिंगानुपात मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा कम है, तो उस लिंगानुपात में सुधार की दृष्टि से ही मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार के लिए किस रंग के राशन कार्ड निर्धारित किए गए हैं? ऑप्शन है हरा, गुलाबी, नीला, पीला। तो उत्तर है आपका पीला। अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत पीले रंग के राशन कार्ड जो है उपलब्ध करवाए जाते हैं। योजना जो है विशेष तौर पर 2008 में शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार की बहुत इंपॉर्टेंट योजना रही। इस योजना के तहत 1 रुपए केजी के हिसाब से आपको गेहूं मिलेगा, चावल मिलेगा और नमक मिलने वाला है। और ऐसा हर एक बीपीएल परिवार को 5 किलो तक का अनाज 1 महीने के लिए मिलेगा। याद रखिएगा, पूरे परिवार का अनाज मिलता है। ठीक है, 1 रुपए किलो में गेहूं, 1 रुपए किलो में चावल और 1 रुपए किलो में नमक। कितना मिलेगा 1 महीने में? 5 किलो। कब शुरू की गई? 2008 में। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ दिए गए हैं स्टेडियम के नाम, एक तरफ दिए गए हैं शहर। ठीक है, उसके हिसाब से फिर इसको फिल करेंगे। तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? भोपाल में है। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? ग्वालियर में है। उषा राजे स्टेडियम कहाँ है? तो इंदौर में है। हॉकी एसोसिएशन कहाँ है? तो जबलपुर में है। आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों उत्तर सही ए। 1 2 3 4, क्योंकि 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी। ठीक है, तो ये आपका रहा। अब एग्जाम के पर्पज से आप इस पूरे सूची को याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता। हो सकता है एग्जाम में आपसे यही पूछ ले कि रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? तो ग्वालियर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों 25वां क्वेश्चन। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है? राज्य में महिला हॉकी एकेडमी की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो याद रखेंगे, राज्य में महिला हॉकी एकेडमी की स्थापना 2006 में की गई थी ग्वालियर में। कब? 2006 में ग्वालियर में की गई थी हॉकी एकेडमी की स्थापना। ठीक है, तो ये थे आपके आज की क्लास के 25वें क्वेश्चन दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे। अगली क्लास में मिलता हूं फिर से नए 25 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।